वेलोसिटी का जो चेंज है वो किस स्पीड बढ़ती है और टाइम इंटरवल को बहुत स्मॉल। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। लास्ट क्लास में हमने एक नया चैप्टर स्टार्ट किया था, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। आज आगे उसी चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। कल वाली क्लास में हम लोग ने बात करी थी कि हम लोग कुछ इनिशियल जो हमारी क्लासेस होंगी इसमें हम लोग मैकेनिक्स की जो बेसिक टर्मिनोलॉजी है उसको सीखने का ट्राई करेंगे कि डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, वेलोसिटी क्या होती है और इनको कैसे कैलकुलेट किया जाता है ना। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने कल बात करी थी कि इनको सीखने का ट्राई करेंगे। अभी हमने पिछली क्लास में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का डिस्कशन किया था और डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट होता है, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में क्या डिफरेंस है, ये सारी डिस्कशन हम लास्ट क्लास में कर चुके हैं। कुछ एक दो क्वेश्चन भी मैंने आपके साथ ट्राई किए थे। ठीक है, आज की क्लास शुरू करते हैं। अपने नोट्स निकाल लीजिए। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे स्पीड और वेलोसिटी क्या होती है, एक्सेलरेशन क्या होती है और फिर इनके ऊपर कुछ बेसिक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में जो सबसे पहली टर्म हम लोग सीखने वाले हैं दैट इज स्पीड। स्पीड आपने छोटी क्लासेस से भी पढ़ रखा होगा कि इट इज सिंपली डिफाइंड एज डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना। ऐसा करके एक डेफिनेशन आपके माइंड में रहा होगा, है ना। मैथमेटिक्स में भी कभी कभी आपने इसको यूज किया होगा या फिर साइंस में नाइन्थ क्लास में या सेवन्थ या एट्थ क्लास में आपने इस चीज़ को जरूर पढ़ा होगा, है ना। लेकिन अभी हम मैकेनिक्स में पढ़ रहे हैं तो इसको अच्छे से पढ़ेंगे कि एक्चुअली स्पीड क्या है और स्पीड की फर्दर क्या क्या टाइप होती है। टाइप का मतलब ये है कि कभी स्पीड कांस्टेंट हो सकती है, कभी स्पीड वेरिएबल हो सकती है। अगर वेरिएबल है तो फिर क्या क्या पूछा जा सकता है। ठीक है, तो स्पीड का जो बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन है दैट इज स्पीड का जो बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन है दैट इज इट इज डिफाइंड एज इट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ द रेट ऑफ चेंज ऑफ द रेट ऑफ चेंज ऑफ position of an object, the rate of change of position of an ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन है। कल हमने बोला था कि किसी भी ऑब्जेक्ट को मोशन में तब बोला जाता है जब उसका पोजीशन चेंज होता है टाइम के साथ या विद रिस्पेक्ट टू अ रेफरेंस पॉइंट, है ना। तो कल हमने ये बात करी थी। अब हमने स्पीड में ये बोला है कि उसका पोजीशन जो टाइम के साथ चेंज हो रहा है वो किस रेट से चेंज हो रहा है। कम रेट से चेंज हो रहा है तो हम बोलेंगे इसका स्पीड कम है, ज्यादा रेट से चेंज हो रहा है तो हम बोलेंगे इसका स्पीड ज्यादा है ना। तो रेट की बात कर रहे हैं कि किस रेट से उसका पोजीशन चेंज हो रहा है। पोजीशन तो चेंज हो रहा है तो हम बोलेंगे दो ऑब्जेक्ट है, दोनों का पोजीशन चेंज हो रहा है, दोनों मोशन में है। लेकिन दोनों ऑब्जेक्ट के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन देने के लिए हमें यह भी बताना पड़ेगा कि इसका जो पोजीशन है इस रेट से चेंज हो रहा है, यानी इसकी स्पीड ये है, और इसका पोजीशन इस रेट से चेंज हो रहा है तो इसका स्पीड ये है। ठीक है, तो इसलिए स्पीड नाम की एक नई क्वांटिटी हम लोगों ने इंट्रोड्यूस करी है। ओके, तो इसका जो बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन बनता है, स्पीड इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड। स्पीड इज सिंपली डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइड बाय टाइम, कितना टाइम लगा उस डिस्टेंस को निकालने के लिए। ठीक है, तो ये बिल्कुल बेसिक सा डेफिनेशन है इसका। अब यहाँ से हम स्पीड को या तो u से लिखा करेंगे या यूजली v से लिखा करेंगे, और डिस्टेंस के लिए हम लोग सिंबल d भी यूज कर सकते हैं, s भी यूज कर सकते हैं या x भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, आने वाले डिस्कशन में वो डिपेंड करता है क्वेश्चन टू क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चन में सिंबल s यूज कर लेते हैं, कुछ में d यूज कर लेते हैं और कुछ में x यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो डिस्टेंस को फॉर द मोमेंट मैंने डी से लिखा, डिवाइड बाय टाइम को हम स्मॉल टी से लिखेंगे। तो स्पीड का जो बेसिक फॉर्मूला है वो बन जाएगा डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब इसी फॉर्मूले से अगर आप स्पीड के एसआई यूनिट निकालना चाहो या स्पीड का डायमेंशनल फॉर्मूला, हालांकि हम ये सारी चीज़ें डायमेंशनल एनालिसिस में कर चुके हैं, लेकिन अगर मैं अभी आपको बताऊंगा तो थोड़ा सा आपका रिवाइज हो जाएगा पुराना वाला डायमेंशनल एनालिसिस भी। ठीक है, तो स्पीड का यहाँ से जो एसआई यूनिट आएंगे वो देखिए आप क्या आएंगे। ऊपर डिस्टेंस है तो डिस्टेंस के मीटर होते हैं, नीचे टाइम है तो टाइम के सेकंड्स, है ना। तो स्पीड के जो एसआई यूनिट आ जाएंगे यहाँ से, एसआई यूनिट्स जो स्पीड के आएंगे दैट इज मीटर पर सेकंड। ठीक है, और इसके जो सीजीएस यूनिट आएंगे, ये जो सीजीएस यूनिट आएंगे यहाँ से, डिस्टेंस को सीजीएस यूनिट में किस में मेजर करते हैं, सेंटीमीटर में। टाइम को तो उसमें भी सेकंड्स में मेजर करते हैं। और इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला आएगा, डायमेंशनल फॉर्मूला वो आ जाएगा हमारे पास m0 l1 और t-1। ठीक है, ये इसका डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया। एंड स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, इट इज नॉट अ वेक्टर, इज अ स्केलर क्वांटिटी।
ठीक है। वैसे भी अगर आप इसके फॉर्मूले से भी देखो तो उसके फॉर्मूले में डिस्टेंस आ रहा है न्यूमरेटर के अंदर, नीचे टाइम है, टाइम ऑलरेडी एक स्केलर क्वांटिटी है, ऊपर डिस्टेंस आ गया, डिस्टेंस भी कल बात करी थी कि डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी, तो इसका मतलब स्पीड नाम की जो फिजिकल क्वांटिटी है दैट इज अ स्केलर क्वांटिटी। अंडरस्टैंड? ओके, तो स्पीड के बारे में जो बेसिक सी चीजें आपको पता होनी चाहिए थी वो ये है। अब आगे डिस्कस करते हैं जिसको हम बोल सकते हैं डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ अ स्पीड या टाइप्स ऑफ स्पीड, ऐसे करके बोला जा सकता है उसको। ठीक है, तो नेक्स्ट डिस्कस करते हैं टाइप ऑफ स्पीड। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ स्पीड। टाइप ऑफ स्पीड, सबसे पहली टाइप जो हम इसमें डिस्कस करते हैं दैट इज कांस्टेंट स्पीड। कांस्टेंट स्पीड, कांस्टेंट स्पीड नाम से क्लियर है, जब किसी ऑब्जेक्ट का स्पीड टाइम के साथ चेंज नहीं होता तो हम बोलते हैं उसका जो स्पीड है दैट इज कांस्टेंट। ठीक है, तो या फिर इसको एक दूसरे तरीके से भी डिफाइन किया जाता है कि इफ एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तब भी उसका स्पीड बन जाता है कांस्टेंट। इसका मतलब ये है इफ एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इक्वल डिस्टेंस in equal interval of time, in equal interval of time, interval of time, then its speed is constant, तब इसके स्पीड को बोला जाता है कांस्टेंट है, then its speed is constant। ओके, मतलब वो लेट्स से हम बोल रहे हैं कि 1 मीटर 1 सेकंड में निकाल रहा है, अगला 1 मीटर भी 1 सेकंड में निकाल रहा है, या अगला 2 मीटर 2 सेकंड में निकाल रहा है, यानी इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम निकाल रहा है, तो ऐसे वाले ऑब्जेक्ट को बोल दिया जाता है कि वो कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, यानी उसकी स्पीड टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही। ठीक है, तो वो तो कांस्टेंट स्पीड का कॉन्सेप्ट हो गया। अब कांस्टेंट स्पीड में और ज्यादा हम डिटेल में नहीं जाएंगे, आगे बढ़ते हैं, उस ऑब्जेक्ट पे फोकस करते हैं जिसका स्पीड वेरी कर रहा है ना। तो नेक्स्ट जो दूसरी टाइप स्पीड की हमारे पास बन जाती है दैट इज वेरिएबल स्पीड। दैट इज वेरिएबल स्पीड। ठीक है, तो इसका जो बेसिक सा डेफिनेशन वही बनेगा, इफ एन ऑब्जेक्ट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तब जो उसका स्पीड आएगा दैट इज वेरिएबल स्पीड। अंडरस्टैंड? आई रिपीट, जब कोई ऑब्जेक्ट अनइक्वल डिस्टेंस निकालता है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तब उसका जो स्पीड आता है दैट इज वेरिएबल, या जिसको मैं बोल सकता हूँ नॉन कांस्टेंट, ऐसे करके बोला जा सकता है कि उसका स्पीड कांस्टेंट नहीं है। एक डायग्राम से भी देख सकते हैं इस चीज को, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन पाथ में मूव कर रहा है, उसने अपना जर्नी लेट से यहाँ से स्टार्ट किया ओ पॉइंट से, वो ए पॉइंट पे भी जा रहा है, वो लेट से बी पॉइंट को हिट कर रहा है और उसके बाद वो सी पॉइंट को क्रॉस कर रहा है। ठीक है, तो ये वाला जो डिस्टेंस है, ये जो मान लो कि ओ से लेके ए तक का जो डिस्टेंस है, ए से लेके बी तक का जो डिस्टेंस है और बी से लेके सी तक का डिस्टेंस है, वैसे आपको डायग्राम से भी दिख रहा होगा कि ये डिस्टेंसेस बराबर नहीं है, बट मैं कह रहा हूँ कि मान लो ओ से लेके ए तक का डिस्टेंस उसने निकाला लेट से 1 सेकंड में, और ये डिस्टेंस है लेट से D1, और ए से लेके बी तक का डिस्टेंस है D2, ये निकाला लेट से उसने 1 सेकंड में, और बी से लेके सी तक का डिस्टेंस लेट से D3, ये निकाला उसने 1 सेकंड में, है ना। तो ये अनइक्वल डिस्टेंसेस उसने इक्वल इंटरवल्स में निकाले हैं, है ना। ओ से लेके ए तक जाने के लिए भी 1 सेकंड लगा, ए से लेके बी तक जाने के लिए भी 1 सेकंड लगा, और बी से लेके सी तक जाने के लिए भी 1 सेकंड लगा, लेकिन डिस्टेंसेस सारे अलग अलग हैं। तो आप इस वाली जर्नी के लिए ओ से लेके ए तक उसका स्पीड निकालेंगे, तो आपके पास स्पीड आएगा ओ से लेके ए तक के लिए v1 इज इक्वल टू d1/t, t का वैल्यू 1 सेकंड है। ठीक है, सिमिलरली ए से लेके बी तक की जर्नी के लिए उसका स्पीड निकालेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा d2/t। सिमिलरली बी से लेके सी तक की जर्नी के लिए आप उसका स्पीड निकालेंगे तो आपके पास आ जाएगा d3/t, जो कि टाइम तो सेम लग रहा है, 1 सेकंड 1 सेकंड 1 सेकंड, है ना। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि उसका स्पीड ओ से लेके ए तक कुछ और है, ए से लेके बी तक कुछ और है, और बी से लेके सी तक उसका स्पीड कुछ और है। अंडरस्टैंड? तो उसका मतलब वेरिएबल है। तो जब भी वेरिएबल स्पीड होता है तब 2 क्वेश्चन आपसे और पूछ लिए जाते हैं। जब भी किसी ऑब्जेक्ट का स्पीड वेरिएबल है तब आपसे 2 क्वेश्चन और पूछ लिए जाते हैं। कौन कौन सा? कि भाई स्पीड वेरिएबल है तो बताओ एवरेज वैल्यू कितना है। ये जो स्पीड वेरी कर रही है, कभी कुछ हो जा रही है कभी कुछ हो जा रही है, तो बताओ इन सभी वेरिएबल स्पीड्स का
एवरेज वैल्यू कितना है, एक तो एवरेज पूछा जाएगा, एक दूसरी चीज और पूछी जाएगी, दैट इज इंस्टेंटेनियस स्पीड कितनी है। इंस्टेंटेनियस स्पीड का मतलब ये है कि ठीक है हमें पता चल रहा है कि स्पीड वेरी कर रही है, बट मैं आपसे किसी इंस्टेंट पे स्पीड पूछ रहा हूँ कि अब बताओ कितनी है, या फिर अब बताओ कितनी है। तो जिस भी इंस्टेंट पे पूछी जा रही है उस इंस्टेंट पे जो स्पीड होती है उसको इंस्टेंटेनियस बोला जाता है। लेकिन वो क्वेश्चन आपसे तभी पूछा जाएगा जब किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड वेरिएबल है। कांस्टेंट में तो एवरेज भी वही होती है, इंस्टेंटेनियस भी वही होती है, और वो स्पीड एक्चुअल स्पीड भी उसकी वही होती है, क्योंकि कांस्टेंट में तो चेंज नहीं होती। तो आप पूरी स्पीड का एवरेज भी फाइंड करेंगे तब भी उतना आएगा, आप उसका इंस्टेंटेनियस पूछेंगे तो भी उतना आएगा, आप उसका एवरेज पूछेंगे तो भी उतना ही आएगा। अंडरस्टैंड। लेकिन जब वेरिएबल होती है तब आपसे फर्दर 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उन्हीं को हम लोग तीसरी टाइप बना लेते हैं अपनी स्पीड की। तो तीसरी टाइप जो हमारे पास स्पीड की है दैट इज एवरेज स्पीड, दैट इज एवरेज स्पीड। जैसा मैंने अभी बताया कि एवरेज स्पीड आपसे तब पूछी जाती है जब किसी ऑब्जेक्ट का स्पीड वेरी कर रहा होता है टाइम के साथ, है ना, तब आपसे एवरेज स्पीड वाला क्वेश्चन पूछा जाता है। और एवरेज स्पीड बहुत ही सिंपल सा इसका डेफिनेशन है। एवरेज स्पीड को हम लिखेंगे v और उसके सब्सक्रिप्ट में लिख देंगे avg, ठीक है। या फिर इसको ऐसे भी लिखा जाता है कि v लिख के ऊपर ऐसे करके, मैथमेटिक्स में जैसे हम किसी वेरिएबल का एवरेज वैल्यू लिखते हैं, ठीक है, वो ऐसे करके लिखते हैं, तो ऐसे भी लिख सकते हैं। होता क्या है, सिंपल डेफिनेशन है, टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम टेकन। कितना टोटल डिस्टेंस निकाला और वो डिस्टेंस को निकालने के लिए उसको टाइम कितना लगा, उसी को बोला जाता है एवरेज स्पीड। और अगर थोड़ा सा मैथमेटिकली देखें तो वी एवरेज का फॉर्मूला हो जाएगा, मान लो टोटल डिस्टेंस को लिख देते हैं कि उसने t1 टाइम के अंदर d1 डिस्टेंस निकाला, t2 टाइम के अंदर उसने d2 डिस्टेंस निकाला, तो ये कुछ फॉर्मूला बन जाएगा, d1 डिस्टेंस निकाला, फिर d2 डिस्टेंस निकाला, फिर d3 डिस्टेंस निकाला, एंड अप टू सो ऑन। इस तरीके से उसने अलग अलग डिस्टेंसेस निकाले, लेकिन जो d1 डिस्टेंस निकाला वो t1 टाइम में निकाला, d2 डिस्टेंस t2 टाइम में निकाला, d3 डिस्टेंस लेट्स से t3 टाइम में निकाला, एंड अप टू सो ऑन। तो एवरेज स्पीड का जो बेसिक फॉर्मूला है मैथमेटिकली देखा जाए तो वो ये बन जाता है। तो आपके माइंड में सिर्फ एवरेज स्पीड का यही फॉर्मूला चलना चाहिए। आप इसको वैसे नहीं सोचेंगे कि जैसे मैथमेटिक्स में हम लोग एवरेज करते हैं ना कि सारी क्वांटिटीज को ऐड करके डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, तो वो कभी कभी इस जगह काम नहीं करता है, ठीक है। वो भी एक स्पेशल केस है कि जब आप, जैसे मान लो आपको किसी जर्नी के लिए अलग अलग स्पीड्स दी और बोल दिया एवरेज, तो हम उनको ऐड करके डिवाइड बाय 2 करते हैं, तो अगर 2 स्पीड दी हैं 2 करेंगे, 3 स्पीड दी हैं तो 3 करेंगे, तो वो एवरेज वाला फॉर्मूला कभी कभार यहाँ पे काम नहीं करता। एक स्पेशल केस के अंदर वो काम करता है, वो बताएंगे आपको कि कब काम करता है या वैसा कोई क्वेश्चन जब करेंगे। लेकिन इन जनरल आपने ये याद रखना है, एवरेज स्पीड मतलब टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम। हमेशा यही टेंडेंसी होनी चाहिए आपकी कि टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम, ठीक है। तो एवरेज स्पीड हम लोग इस तरीके से फाइंड किया करेंगे। ओके, नेक्स्ट, चौथे नंबर पे जो स्पीड आती है दैट इज इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड, जो इंस्टेंटेनियस स्पीड होती है वो किसी एक इंस्टेंट पे पूछी जाती है, ठीक है। जो एवरेज स्पीड है उसके लिए एक फिक्स्ड इंटरवल दिया जाएगा कि t1 से लेके t2 तक एवरेज स्पीड बताइए, ठीक है। ओके, तो वो इंटरवल के लिए पूछी जाएगी। लेकिन जो इंस्टेंटेनियस स्पीड है वो तो किसी एक इंस्टेंट पे पूछी जाएगी आपसे कि बताओ इस बॉडी का इंस्टेंटेनियस स्पीड एट t इज इक्वल टू 1 सेकंड, एट t इज इक्वल टू 2 सेकंड, या एट t इज इक्वल टू 3 सेकंड, ऐसे करके किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे पूछी जाएगी, ठीक है। तो इसको ऐसे डिफाइन भी कर देते हैं, द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, the speed of an object at any instant, at any instant, at any instant is called instantaneous speed, is called instantaneous speed, ठीक है। और एक और थोड़ा सा मैथमेटिकल डेफिनेशन इसका ये भी दिया जाता है कि अगर हम एवरेज स्पीड जब निकालते हैं और उसी के अंदर जो टाइम इंटरवल लेते हैं, अगर उसी टाइम इंटरवल को बहुत स्मॉल ले लें, टाइम इंटरवल को 0 को अप्रोच करवा दे, तो हम किसी एक इंस्टेंट पे पहुंच जाएंगे, और उस इंस्टेंट पे जो स्पीड होगी उसी स्पीड को बोल दिया जाएगा इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो उसको मैथमेटिकली ऐसे भी डिफाइन किया जाता है, इंस्टेंटेनियस स्पीड को मैं सिंपली v से लिखूंगा, ठीक है। होती क्या है, जब आप लिमिट अप्रोच करवा देते हो डेल्टा टी टेंड्स टू 0 इन केस ऑफ एवरेज, यानी एवरेज स्पीड में ही जब डेल्टा टी टाइम इंटरवल को 0 को टेंड कर देते हो तो आप पर्टिकुलरली किसी एक इंस्टेंट पे पहुंच गए, और उस इंस्टेंट पे जो स्पीड होती है दैट स्पीड इज इंस्टेंटेनियस स्पीड, ठीक है। तो इसका जो मैथमेटिकली फॉर्मूला बनेगा दैट इज dx बाय dt,
ठीक है, या ऐसे भी बोल सकते हैं कि इंस्टेंटेनियस स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव ऑफ इट्स पोजीशन। इसकी पोजीशन का पहला डेरिवेटिव जब आप लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो आपको उसकी इंस्टेंटेनियस स्पीड पता चल जाती है। फिर जिस भी इंस्टेंट पे आप जानना चाहते हैं वो इंस्टेंट के लिए यानी उस टाइम की वैल्यू आप पुट करके पता कर सकते हैं। अभी इस पे क्वेश्चन करेंगे, तब आपको और क्लैरिटी आएगी। ठीक है, तो जैसा हमने जाना कि स्पीड इन जनरल है क्या, लोअर क्लास वाला डेफिनेशन भी कंसीडर किया, उसके बाद क्लास 11th में आपको स्पीड के बारे में किस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है और क्या-क्या चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं। 2 तरह की स्पीड हो सकती है, कांस्टेंट या वेरिएबल। और अगर वेरिएबल है, तो आपसे पूछा जा सकता है कि इसका एवरेज वैल्यू कितना है, क्योंकि स्पीड वेरिएबल है तो पूछा जाएगा एवरेज स्पीड कितनी है। या फिर पूछा जाएगा अगर वेरिएबल है तो बताओ इंस्टेंटेनियस स्पीड कितनी है। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन फर्दर पूछे जाते हैं, तो वो मैंने आपको बताया कि वो कैलकुलेट कैसे करेंगे हम लोग। एवरेज स्पीड के लिए टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम, और इंस्टेंटेनियस स्पीड के लिए आपको बस पार्टिकल का पोजीशन पता होना चाहिए, उसका फर्स्ट डेरिवेटिव आप ले लेंगे तो आपको इंस्टेंटेनियस स्पीड पता चल जाएगी। ठीक है, जो हमारे व्हीकल होते हैं, जैसे व्हीकल के ऊपर जो स्पीडोमीटर लगा होता है, वो आपको इंस्टेंटेनियस स्पीड बताता है। ठीक है, आप एक्सेलरेटर को घुमाते हैं तो उसकी स्पीड बढ़ती है और वो जो नीडल होती है वो हायर स्पीड की तरफ टर्न करती है। एक्सेलरेटर को जैसे ही आप ढीला छोड़ते हैं तो वो जो नीडल है वो लोअर स्पीड की तरफ टर्न करती है। यस और नो, ये आप अपने व्हीकल्स में देखते हैं, अगर आप स्कूटी ड्राइव कर रहे हैं, बाइक ड्राइव कर रहे हैं, गाड़ी के अंदर भी आप ये चीजें देखते हैं। तो एक्चुअली वो जो स्पीडोमीटर है वो किसी इंस्टेंट की स्पीड बता रहा है आपको। ठीक है, तो कई बार ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि स्पीडोमीटर ऑफ अ व्हीकल कौन सी स्पीड देता है, तो आंसर इज इंस्टेंटेनियस स्पीड। अंडरस्टैंड? ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास वेलोसिटी। ठीक है, जैसे कल हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की बात करी थी, वैसे ही स्पीड के भी पैरेलल में एक क्वांटिटी है, दैट इज वेलोसिटी। ठीक है, तो पहले वेलोसिटी को डिफाइन कर लेते हैं। तो डिफाइंड एज इट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। मतलब डेफिनेशन इसका बेसिकली तो वही है जो स्पीड का है, बस फर्क सिर्फ इतना है कि इसमें डिस्टेंस की जगह पे डिस्प्लेसमेंट आएगा, और अगर डिस्प्लेसमेंट आ गया तो वेलोसिटी बन जाएगी वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, डेफिनेशन, बेसिक डेफिनेशन वही है। इट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो वेलोसिटी का जो बेसिक डेफिनेशन है, वेलोसिटी इज इक्वल टू, न्यूमरेटर में आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट और डिनोमिनेटर में आ जाएगा टाइम। ठीक है, तो वेलोसिटी के न्यूमरेटर में आया डिस्प्लेसमेंट, नीचे आया टाइम, तो क्योंकि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए हम लोग वेलोसिटी को भी एक वेक्टर क्वांटिटी ट्रीट करते हैं। ठीक है, बस इतना सा ही डिफरेंस है, वो एक स्केलर क्वांटिटी है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, तो जैसे जो भी स्केलर क्वांटिटी होती है उसका वैल्यू या तो जीरो हो सकता है या पॉजिटिव होगा, लेकिन जो वेक्टर क्वांटिटीज होती है उनका वैल्यू जीरो, पॉजिटिव, नेगेटिव भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट आ रही है, और कल बात करी थी कि डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो, कैन बी पॉजिटिव एंड कैन बी नेगेटिव। तो दैट्स वाई वेलोसिटी भी पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो कुछ भी हो सकती है। ठीक है, अंडरस्टैंड? और इसकी एसआई यूनिट, इसके सीजीएस यूनिट, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला बिल्कुल सिमिलर आएगा जैसा अभी हमने स्पीड के लिए लिखा, तो उसको दोबारा से नहीं लिखेंगे। सेम डायमेंशनल फॉर्मूला, सेम एसआई यूनिट्स हैं, सेम सीजीएस यूनिट हैं, बस फर्क सिर्फ इतना है कि वेलोसिटी इज अ स्केलर क्वांटिटी। आप लिखेंगे वेलोसिटी, सॉरी, वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, but but speed is scalar quantity, अच्छा, अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका डायरेक्शन क्या होगा, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी तो इसका डायरेक्शन क्या होगा। तो आप याद रखेंगे द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इज ऑलवेज along the डायरेक्शन ऑफ मोशन, ठीक है, पार्टिकल जिस तरफ जा रहा होगा, जो उसके मोशन का डायरेक्शन होगा, उसी तरफ वेलोसिटी वेक्टर का डायरेक्शन होगा। अंडरस्टैंड? ठीक है, तो ये हमें वेलोसिटी के बारे में पता होना चाहिए था। और वेलोसिटी कैन बी जीरो, कैन बी पॉजिटिव एंड कैन बी
नेगेटिव। ठीक है, तीनों चीजें पॉसिबल हैं इस केस के अंदर। ठीक है, फिर जैसे अभी हमने स्पीड को डिफाइन किया कि स्पीड की भी 4 टाइप होती है, वैसे वेलोसिटी को भी डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ वेलोसिटी। टाइप्स ऑफ वेलोसिटी। टाइप्स ऑफ वेलोसिटी के अंदर सबसे पहली टाइप है कांस्टेंट वेलोसिटी। कांस्टेंट वेलोसिटी क्या होती है? कांस्टेंट वेलोसिटी, अगर वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज ना हो रही हो, अब ध्यान दीजिए, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो वेक्टर क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड भी टाइम के साथ चेंज नहीं होना चाहिए और वेक्टर क्वांटिटी की डायरेक्शन भी टाइम के साथ चेंज नहीं होनी चाहिए। तभी आप बोल पाएंगे कि वेलोसिटी कांस्टेंट है। स्पीड में मैंने सिर्फ ये बोला कि अगर किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही, स्पीड स्केलर थी, सिर्फ मैग्नीट्यूड से ही मतलब था हमें, तो सिर्फ मैग्नीट्यूड अगर टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा तो स्पीड कांस्टेंट है। बट वेलोसिटी के केस में डायरेक्शन भी आती है, तो हमें दोनों चीजें बोलनी पड़ेंगी कि किसी भी ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी कांस्टेंट तब होता है, या इसको यूनिफॉर्म वेलोसिटी भी बोल देते हैं, तो किसी भी ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी यूनिफॉर्म तब होता है जब उसका मैग्नीट्यूड एज वेल एज उसका डायरेक्शन टाइम के साथ चेंज ना हो। ठीक है, तो हम बोलेंगे वेलोसिटी इफ वेलोसिटी does not change does not change with time does not change with time, then the velocities then the velocity is constant, then the velocity is कांस्टेंट, तब उसकी वेलोसिटी को कांस्टेंट बोलेंगे। और कांस्टेंट मतलब मैग्नीट्यूड भी चेंज नहीं होना चाहिए, डायरेक्शन भी चेंज नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगर इन दोनों में से कुछ भी चेंज हो रहा है, ठीक है, या मान लो मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, या ऐसा भी हो सकता है कि मैग्नीट्यूड तो सेम है बट डायरेक्शन चेंज होगी, और जैसे ही डायरेक्शन चेंज होगी तब भी हम बोलेंगे वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हुआ है, इसका मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। तो कांस्टेंट नहीं है तो फिर दूसरी टाइप बन जाती है हमारे पास वेरिएबल वेलोसिटी। वेरिएबल वेलोसिटी, ठीक है, याद रखेंगे इसके बारे में। व्हाट इज वेरिएबल वेलोसिटी? वेरिएबल वेलोसिटी का मतलब इफ द मैग्नीट्यूड और द डायरेक्शन और बोथ चेंजेस विद टाइम, आई रिपीट, इफ द डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड और बोथ चेंजेस विद टाइम, देन द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज वेरिएबल वेलोसिटी। ठीक है, बड़ा सिंपल सा डेफिनेशन है। ठीक है, कि अगर किसी ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन या दोनों ही टाइम के साथ चेंज हो रहे हो तो हम बोलेंगे कि उस पार्टिकल का वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है तो फिर दो चीजें और पूछ ली जाएंगी कि बताओ एवरेज वेलोसिटी कितना है, या फिर बताओ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कितना है। ठीक है, तो तीसरी टाइप जो हमारे पास हो जाएगी दैट इज एवरेज वेलोसिटी। जब वेरिएबल होती है तो तभी ये क्वेश्चन पूछा जाएगा व्हाट इज एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, तो एवरेज वेलोसिटी का बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला ऐसे करके लिख लेते हैं इसको भी, वी बार ऊपर लगा के, जैसा हमने स्पीड के लिए लिखा टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम, एवरेज वेलोसिटी के अंदर आ जाता है टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टोटल टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टोटल टाइम। ठीक है, बहुत ही सिंपल डेफिनेशन। और क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी तो इधर सारी की सारी डिस्प्लेसमेंट आएंगी, लेट्स से S1 वेक्टर प्लस S2 वेक्टर प्लस S3 वेक्टर एंड अप टू सो ऑन, एंड डिवाइड बाय आ जाएगा T1 प्लस T2 प्लस T3 एंड अप टू सो ऑन। ये जो टोटल डिस्प्लेसमेंट है इसको ऐसे करके भी लिखा जा सकता है डेल्टा S वेक्टर डिवाइड बाय डेल्टा टी, और यहाँ आ जाएगी आपके पास एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, अब ये जो मैंने लिखा है टोटल डिस्प्लेसमेंट ऊपर डेल्टा एस वेक्टर, इसका मतलब है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि पार्टिकल का फाइनल लोकेशन माइनस पार्टिकल का इनिशियल लोकेशन, एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल, या एस फाइनल माइनस एस इनिशियल, ऐसे भी बोला जा सकता है। और यहाँ आ जाएगा T2 माइनस T1। ठीक है, कि उसके लिए उसको टाइम कितना लगा। ओके, इस जगह से इनिशियल सिचुएशन से इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक जाने के लिए उसको ये टाइम कितना लगा। ठीक है, तो मान लिया मैंने कि T1 टाइम पे वो x इनिशियल पॉइंट पे था, T2 टाइम पे वो x फाइनल पोजीशन पे पहुंचा, और इसके बीच के टाइम को मैंने डेल्टा टी यानी T2 माइनस T1 बोल दिया। तो इस तरीके से हम लोग एवरेज वेलोसिटी निकाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एक बार इसका चौथा टाइप और है दैट इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस
वेलोसिटी। क्या होती है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी? वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट एनी इंस्टेंट, ठीक है, ऐसे बोलेंगे इसको, वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट एनी instant is called instantaneous velocity, is called instantaneous velocity। और फिर से इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को मैं v से लिख रहा हूं, आएगी कैसे ये आएगी लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, किस केस में? एवरेज वाली वेलोसिटी का ही अगर डेल्टा टी जीरो कर दोगे, यानी टाइम इंटरवल को बहुत छोटा ले लोगे, तो आप किसी एक इंटरवल पे पहुंच जाओगे, सॉरी एक जगह पे पहुंच जाओगे, एक इंस्टेंट पे पहुंच जाओगे, और तब जो वेलोसिटी आएगी दैट इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक है। और इसको भी क्या लिखा जाता है? दिस इज द फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट का फर्स्ट डेरिवेटिव बोल सकते हो, ठीक है, या पोजीशन जो भी उसकी दी होगी उसका फर्स्ट डेरिवेटिव आपके पास इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आ जाती है। अंडरस्टैंड? तो हमने स्पीड की भी चारों टाइप डिस्कस कर रही है, वेलोसिटी की भी चारों टाइप डिस्कस कर ली है। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मैंने चाहे स्पीड की बात करी हो, चाहे वेलोसिटी की बात करी हो, पहली वाली तो कांस्टेंट है, दूसरी वाली में मैंने बोला कि वेरिएबल स्पीड या वेरिएबल वेलोसिटी। तो जब भी वेलोसिटी वेरी करती है टाइम के साथ, अभी मैंने बोला था ना, या तो उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा हो, या डायरेक्शन चेंज हो रही हो, या दोनों ही चेंज हो रहे हो, तो हम बोलते हैं वेलोसिटी वेरिएबल है, यानी कि नॉन यूनिफॉर्म भी बोला जाता है इसको, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है। और जब कोई पार्टिकल वेरिएबल वेलोसिटी के साथ मूव करता है, यानी उसका वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज हो रहा है, तो वो भी किस रेट से चेंज हो रहा है, वेलोसिटी में भी जो चेंज आ रहा है वो किस रेट से आ रहा है, ठीक है, उसी चीज को बोला जाता है नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी हमारे पास एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन को हम लोग ए से लिखते हैं, स्मॉल ए से। क्या होती है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। वैसे भी रेट बोलने का मतलब होता है कि विद रिस्पेक्ट टू टाइम ही देख रहे हैं, है ना। तो हम इसका डेफिनेशन लिखते हैं, इट इज डिफाइंड एज, it is defined as the rate of change of the rate of change of velocity, the rate of change of velocity, ठीक है। वेलोसिटी का जो चेंज है वो किस रेट से आ रहा है, वेलोसिटी चेंज हो रही है लेकिन किस रेट से चेंज हो रही है, उसी को बोला जाता है एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी। फिलहाल हम इसके मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, तो क्या आ जाएगी? ऊपर न्यूमिनेटर में आएगा चेंज इन वेलोसिटी, न्यूमिनेटर में आएगा चेंज इन वेलोसिटी, और वो जो चेंज आ रहा है वेलोसिटी में वो भी किस रेट से आ रहा है, नीचे आ जाएगा टाइम, ठीक है। जब भी हम रेट की बात करते हैं तो मतलब हम टाइम की बात कर रहे हैं। तो वेलोसिटी में जो चेंज आ रहा है वो कितने टाइम में आ रहा है, उसी से एक नई फिजिकल क्वांटिटी हम लोगों ने डिफाइन कर दी, दैट इज एक्सेलरेशन। अब जल्दी से बताइए, एक्सेलरेशन का यहाँ से जब आप डायरेक्शन देखेंगे तो वो डायरेक्शन किस तरफ आएगा? जिस तरफ चेंज इन वेलोसिटी का डायरेक्शन है। चेंज इन वेलोसिटी को मैं थोड़ा सा और मैथमेटिकल फॉर्म देता हूँ, इसको लिख देता हूँ डेल्टा वी वेक्टर डिवाइड बाय डी टी, या डेल्टा टी लिख देते हैं ना, या सिंपली टी ही लिख देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे भी एक्सेलरेशन एज अ वेक्टर आ जाएगी, है ना। तो इसका मतलब एक्सेलरेशन का डायरेक्शन वो होगा जो डेल्टा वी वेक्टर का डायरेक्शन होगा, ठीक है। जिस तरफ चेंज होगा उसी तरफ ए वेक्टर होगा, वन डायमेंशनल मोशन के लिए, ठीक है। ओके, अब जल्दी से इसके एसआई यूनिट लिख लेते हैं, सीजीएस यूनिट लिख लेते हैं। एक्सेलरेशन के एसआई यूनिट, क्योंकि ऊपर वेलोसिटी आ रही है, यानी कि चेंज इन वेलोसिटी, जो वेलोसिटी के एसआई यूनिट होंगे वही चेंज इन वेलोसिटी के होंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक्सेलरेशन के जो एसआई यूनिट होंगे, एसआई यूनिट इज क्या हो जाएंगे इसके? मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि ऊपर आ रहा है वेलोसिटी, वेलोसिटी के क्या होते हैं? मीटर पर सेकंड, नीचे फिर से टाइम है तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर। टीजीएस यूनिट इसके आ जाएंगे, टीजीएस यूनिट इसके आ जाएंगे सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। एंड इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। डायमेंशनल फॉर्मूला इसका हो जाएगा, डायमेंशनल फॉर्मूला इसका हो जाएगा m 0 L1 एंड t-2, ठीक है। ये इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा। अब एक्सेलरेशन का जो डायरेक्शन है, जैसे मैंने अभी बताया, इसका डायरेक्शन चेंज इन वेलोसिटी वाला डायरेक्शन होगा, जिस तरफ चेंज होगा, चेंज अगर पॉजिटिव है
तो पॉजिटिव साइड हो जाएगी, नेगेटिव है तो नेगेटिव साइड हो जाएगी। तो हम ये नहीं मान के चलेंगे वन डायमेंशन में कि हमेशा एक्सेलरेशन का डायरेक्शन वही होगा जो वेलोसिटी का होगा। हम बोलेंगे एक्सेलरेशन का वो डायरेक्शन होगा जो चेंज इन वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा। अंडरस्टैंड? इसका मतलब अगर मान लो पार्टिकल इधर जा रहा है और उसका वेलोसिटी का डायरेक्शन तो वही होता है जो उसके मोशन का डायरेक्शन होता है, ठीक है। लेकिन एक्सेलरेशन का डायरेक्शन इसके पैरेलल भी हो सकता है और एंटी पैरेलल भी हो सकता है, लेकिन ये बात भी सिर्फ वन डायमेंशनल मोशन के लिए ट्रू है। आई रिपीट, एक्सेलरेशन का डायरेक्शन वेलोसिटी की डायरेक्शन में भी हो सकता है, यानी उसके पैरेलल भी हो सकता है और उसके एंटी पैरेलल भी हो सकता है, लेकिन ये वाली बात भी ट्रू सिर्फ और सिर्फ किस केस के लिए है, जब वो वन डायमेंशन में मूव कर रहा है, ठीक है। तो मैं बोलूंगा एक्सेलरेशन का डायरेक्शन ये हो सकता है, दोनों पैरेलल हो सकते हैं इफ स्पीड इज इंक्रीजिंग। अगर मान लो उसका वेलोसिटी स्पीड इंक्रीज कर रहा है, इफ स्पीड इज इंक्रीजिंग, क्योंकि आपको पता है वन डायमेंशन में जब पार्टिकल मूव कर रहा है तो उसका डायरेक्शन तो अब चेंज नहीं होने वाला टाइम के साथ, है ना, वो सीधा ही मूव करेगा। तो क्या चीज चेंज होगी? वेलोसिटी का सिर्फ मैग्नीट्यूड चेंज होगा। तो इसलिए मैंने बोला अगर उसकी स्पीड इंक्रीज कर रही है, ठीक है, तो चेंज क्या आएगा? पॉजिटिव। चेंज पॉजिटिव आएगा तो इसका मतलब एक्सेलरेशन का वही डायरेक्शन होगा जो एक्चुअल वेलोसिटी का डायरेक्शन है, ठीक है। तो इसलिए मैंने पैरेलल शो कर दिए। अगर मान लो वेलोसिटी इस साइड है, पार्टिकल इधर मूव कर रहा है, लेकिन धीरे धीरे उसकी स्पीड घट रही है, डायरेक्शन तो चेंज नहीं करने वाला, तो फिर वेलोसिटी का सिर्फ मैग्नीट्यूड ही तो चेंज हो सकता है। तो अगर मान लो वेलोसिटी इस तरफ है और उसका स्पीड धीरे धीरे घट रहा है, तो स्पीड डिक्रीज कर रही है, डिक्रीज कर रही है तो चेंज आएगा नेगेटिव, चेंज आएगा नेगेटिव, तो इसका मतलब एक्सेलरेशन का डायरेक्शन इसके अपोजिट में होगा, यानी तब एक्सेलरेशन हो जाएगा कुछ इस डायरेक्शन में। कब होगा? इफ स्पीड इज डिक्रीजिंग, इफ स्पीड इज डिक्रीजिंग, ठीक है। और जब भी स्पीड इंक्रीज करता है तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव आता है, तो हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट इज एक्सेलरेटिंग, ठीक है, ऑब्जेक्ट इज एक्सेलरेटिंग। और जब भी एक्सेलरेशन वेलोसिटी के अपोजिट में आता है, यानी उसका स्पीड घटता है टाइम के साथ, तो मैं बोलता हूं ऑब्जेक्ट इज डी एक्सेलरेटिंग और ऑब्जेक्ट इज रिटार्डिंग। जब भी रिटार्डेशन आएगी, जब भी डी एक्सेलरेशन आएगी, तो एक्सेलरेशन का एक्सेलरेशन नेगेटिव आएगी। जब भी एक्सेलरेशन आएगी यानी ऑब्जेक्ट का स्पीड बढ़ेगा, तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव आएगी। तो कभी कभी क्वेश्चन के अंदर आपको बोला जाता है कि फाइंड द रिटार्डेशन, फाइंड द रिटार्डेशन। जब रिटार्डेशन वर्ड यूज किया तो इसका मतलब एक्सेलरेशन का आंसर नेगेटिव आना चाहिए, ठीक है। या कभी कभी आपको यूज करना पड़ता है कि द रिटार्डेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो उसने बोल दिया द रिटार्डेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आपको खुद से कंसीडर करना है कि रिटार्डेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर तो है, लेकिन मुझे जब इसको क्वेश्चन में यूज करना है तो उसको विद नेगेटिव साइन यूज करना है। अंडरस्टैंड? ठीक है, ओके। अब एक्सेलरेशन के अंदर भी फर्दर बहुत सारी चीजें हैं, जैसे अभी हमने वेलोसिटी के लिए या स्पीड के लिए बोला। एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट हो सकती है, एक्सेलरेशन भी वेरिएबल हो सकती है, और अगर वेरिएबल है तो फिर एवरेज वैल्यू भी पूछा जा सकता है, इंस्टेंटेनियस भी पूछा जा सकता है ना। तो नेक्स्ट टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन करते हैं, उसमें सबसे पहली जो टाइप है दैट इज कांस्टेंट एक्सेलरेशन और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन या कांस्टेंट एक्सेलरेशन वो वाली एक्सेलरेशन होगी जिसका ना तो मैग्नीट्यूड ना ही उसकी डायरेक्शन टाइम के साथ चेंज हो। आप ये मेरी बात माइंड में बिठा लीजिए कि जब भी आप किसी वेक्टर को कांस्टेंट बोल रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि ना उसका मैग्नीट्यूड ना उसकी डायरेक्शन चेंज करनी है। अगर आप उसके मैग्नीट्यूड को कांस्टेंट देख के उसको सिर्फ कांस्टेंट बोल दे रहे हैं तो आप गलती कर रहे हैं। तो आपको क्या करना है, किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को कांस्टेंट बोलने का मतलब है ना ही उसका मैग्नीट्यूड चेंज होना चाहिए ना ही उसका डायरेक्शन चेंज होना चाहिए, ठीक है। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब क्या हो गया कि जब एक्सेलरेशन का डायरेक्शन एज वेल एज इट्स का मैग्नीट्यूड टाइम के साथ चेंज नहीं होता, तब जो एक्सेलरेशन आती है दैट इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का एक प्रैक्टिकल और बड़ा अच्छा एग्जांपल है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये लोअर क्लासेस में आपने पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दैट इज g इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये जो एक्सेलरेशन होती है दिस एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड, हाँ प्रोवाइडेड कि आप ज्यादा हाइट पे नहीं जा रहे हैं, अर्थ से कम हाइट पे हैं। ऑर्डिनरी रियल लाइफ में जब हम किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकते हैं तो वो ऊपर जाते जाते उसका स्पीड घटता है यानी कि डी एक्सेलरेट हो रहा है, नीचे आता है तो स्पीड बढ़ रहा है यानी कि एक्सेलरेट हो रहा है। लेकिन इस केस में जो भी एक्सेलरेशन उसको मिलती है, डी एक्सेलरेशन उसको मिलती है, उसका मैग्नीट्यूड हमेशा क्या रहता है? कांस्टेंट, दैट इज 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और उसका डायरेक्शन भी हमेशा कांस्टेंट रहता है, किस तरफ? टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, ठीक है, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। तो ये जो एक्सेलरेशन है g इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का सबसे अच्छा एग्जांपल है, ठीक है। अगर एक्सेलरेशन टाइम के साथ चेंज हो रही होगी
ठीक है, तब आती है हमारे पास नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब ये है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब ये है कि वो एक्सेलरेशन टाइम के साथ कांस्टेंट नहीं रहेगी। हो सकता है उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा हो और हो सकता है उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही हो। तो अगर उसका मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन या दोनों चेंज हो रहे हैं टाइम के साथ, तो हम उस वाली एक्सेलरेशन को बोल देते हैं कि ये नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, या फिर आप बोल सकते हैं ये वेरिएबल एक्सेलरेशन है। और जब भी वेरिएबल एक्सेलरेशन आएगी, फिर से दो क्वेश्चन, कौन कौन सा अभी पीछे डिस्कस किया था, इसका कांस्टेंट, सॉरी, इसका एवरेज वैल्यू बताइए और इसका इंस्टेंटेनियस वैल्यू बताइए। ठीक है, तो पहली टाइप यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब ना तो मैग्नीट्यूड ना डायरेक्शन चेंज होना चाहिए। अच्छा एग्जांपल है, सबसे अच्छा एग्जांपल है जी। जी मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ना ही इसका मैग्नीट्यूड चेंज होता है ना ही इसका डायरेक्शन चेंज होता है, प्रोवाइडेड कि आप अर्थ सरफेस से किसी ज्यादा हाइट पे नहीं जा रहे हैं। ठीक है, बहुत ही कम हाइट पे जा रहे हैं। ठीक है, और अगर वो चेंज हो रही है तो फिर आ जाती है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यानी वैसी एक्सेलरेशन जो टाइम के साथ चेंज होती है। ठीक है, अगर चेंज हो रही है तो फिर तीसरी टाइप और पूछी जाती है, दैट इज एवरेज एक्सेलरेशन। दैट इज एवरेज एक्सेलरेशन। ठीक है, एवरेज एक्सेलरेशन का क्वेश्चन आपसे तब पूछा जाएगा जब एक्सेलरेशन टाइम के साथ चेंज होएगी। ठीक है, तो कैसे फाइंड करते हैं एवरेज एक्सेलरेशन, देखते हैं। हाउ टू फाइंड द एवरेज एक्सेलरेशन। एवरेज एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए आपको क्या करना है, वैसे ही याद रखना है जैसे हमने एवरेज वेलोसिटी फाइंड की है कि द टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टोटल टाइम, वैसे ही एवरेज एक्सेलरेशन, उसको मैं ए बार से लिख देता हूं, आएगी कैसे, टोटल चेंज इन वेलोसिटी, टोटल चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टोटल टाइम, डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन। ठीक है, ऊपर आ जाएगा टोटल चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन। तो यहां से हम डिफाइन कर देते हैं एवरेज एक्सेलरेशन को। ठीक है, अंडरस्टैंड, टोटल चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टोटल टाइम, और इसको मैं लिख देता हूं डेल्टा वी वेक्टर, चेंज है तो डेल्टा वी वेक्टर डिवाइड बाय डेल्टा टी। तो दिस इज द एवरेज एक्सेलरेशन। ठीक है, ओके। अगर वेरिएबल है तो पहला क्वेश्चन एवरेज एक्सेलरेशन और दूसरा क्वेश्चन इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। ठीक है, तो नेक्स्ट जो आएगी मेरे पास चौथी टाइप, दैट इज इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या होती है? इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन देखते हैं। एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट एनी इंस्टेंट, एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, acceleration of an object at any instant, at any instant is called, is called instantaneous acceleration, instantaneous acceleration। और ये कैसे आती है, जब आप एवरेज एक्सेलरेशन में ही डेल्टा टी को जीरो को टेंड कर देते हैं, यानी अभी आपने एवरेज एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लिखा, उसी में अगर लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो कर देते हैं तो आपके पास आ जाती है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन को सिंपली डिफाइन किया जाता है डीवी बाय डी, यानी कि वेलोसिटी का ही फर्स्ट डेरिवेटिव, वेलोसिटी का फर्स्ट डेरिवेटिव, या बोल सकते हैं पोजीशन का सेकंड डेरिवेटिव, डी स्क्वायर एक्स बाय डी टी स्क्वायर। ठीक है, दोनों तरीकों से डिफाइन किया जा सकता है, वेलोसिटी का फर्स्ट डेरिवेटिव या पोजीशन का डबल डेरिवेटिव। ठीक है, एक बार डेरिवेटिव लेके फिर से डेरिवेटिव ले लेंगे तो आपके पास आ जाएगा एक्सेलरेशन। ठीक है, तो ये चार हमने टाइप डिस्कस करी अभी एक्सेलरेशन की। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, अगर ऑब्जेक्ट का जो वेलोसिटी है, अगर ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी जो है वो चेंज ना हो टाइम के साथ, ठीक है, तो हम लोग बोलते हैं इसका जो मोशन है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यानी ना तो उसका डायरेक्शन चेंज होना चाहिए ना ही उसका मैग्नीट्यूड चेंज होना चाहिए। ठीक है, वेलोसिटी के ना चेंज होने का मतलब यही हो गया कि ना तो उसका मैग्नीट्यूड चेंज होना चाहिए ना उसका डायरेक्शन चेंज होना चाहिए, तब हम बोलते हैं कि ऑब्जेक्ट इज इन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, तो बड़ा सिंपल सा डेफिनेशन है, इफ an object, if an object is moving with uniform velocity,
अगर वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, इफ एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, moving with uniform velocity, then it is said to be in then it is said to be in uniform motion. तब हम बोलेंगे ये यूनिफॉर्म मोशन में है, then it is said to be in uniform motion. ठीक है। और अगर मान लो उसकी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन या दोनों ही टाइम के साथ चेंज हो रहे हो, तो हम बोलेंगे ऑब्जेक्ट इज इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइप हो जाएगी नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इफ द मैग्नीट्यूड, या ऐसे भी बोला जा सकता है कंप्लीटली, इफ द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट चेंजेस, इफ द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट चेंजेस विद टाइम, वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट चेंजेस विद टाइम, if the velocity of the object changes with time, then the object is said to be in, and the object is said to be in non-uniform motion. Non-uniform motion. ठीक है, तो रियल लाइफ में हम यूजली जितने भी मोशन देखते हैं सभी में या तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा होता है या उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है। तो रियल लाइफ के जो भी मोशन हम लोग देखते हैं वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन होते हैं ना। लेकिन आगे बढ़ते हैं, आगे जाके इसको भी डिस्कस करेंगे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन को कैसे डील करते हैं, यूनिफॉर्म मोशन को कैसे डील करते हैं। अब कैसा करते हैं कि जो भी हमने आज क्लास में पढ़ा है, जैसे कि हमने स्पीड के बारे में पढ़ा, एवरेज कैसे निकालते हैं, इंस्टेंटेनियस कैसे निकालते हैं, वेलोसिटी के बारे में पढ़ा, अब उस पर एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार पूछा जा चुका है, जेई के एग्जाम में भी, नीट के एग्जाम में भी। अगर ये क्वेश्चन नहीं पूछा तो इसी पे V1 और V2 का वैल्यू देके न्यूमेरिकल पोर्शन पूछ लिया। ठीक है, तो क्या बोला गया, पहले क्वेश्चन में पढ़ते हैं। कह रहा है अ बॉडी कवर्स फर्स्ट हाफ ऑफ इट्स जर्नी विद स्पीड V1। ठीक है, तो उसने उसकी एक जर्नी है, मान लो ए पॉइंट से वो लेट से किसी बी पॉइंट पे जा रहा है, या ओ पॉइंट से लेके किसी बी पॉइंट पे जा रहा है। तो अपनी जर्नी का जो पहला आधा हिस्सा है उसने V1 स्पीड के साथ निकाला, और अगला जो आधा हिस्सा है वो उसने V2 स्पीड के साथ निकाला। अब जैसे आपने ये सुना कि पहला आधा हिस्सा और अगला आधा हिस्सा उसने अपनी जर्नी का, तो आपको पता चले कि डिस्टेंस बराबर निकाला है, ये डिस्टेंस भी d है, ये डिस्टेंस भी d है। ठीक है, तो डायग्राम से देखते हैं इसको। मान लो पार्टिकल ने अपना जर्नी स्टार्ट किया लेट से ए पॉइंट से, आधा हिस्सा बना लेट से बी पॉइंट तक, और फिर अगला आधा हिस्सा बना बी से लेके सी तक। ये जो ए से लेके बी तक का जर्नी है उसने निकाला V1 स्पीड के साथ, बी से लेके सी तक का जो जर्नी है जो कि बराबर है, डिस्टेंस बराबर है, वो निकाला उसने V2 स्पीड के साथ। और ए से लेके बी तक के डिस्टेंस को d बोल देते हैं, और अगला आधा हिस्सा भी कितना होगा भाई, वो भी d ही होगा, है ना। तो एंड सेकेंड हाफ विद स्पीड V2 द एवरेज स्पीड ऑफ द बॉडी, और एवरेज स्पीड पूछी है। तो अभी हमने एवरेज स्पीड का फॉर्मूला पढ़ा था, V एवरेज इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस। और टोटल डिस्टेंस क्या होता है, ये वाला डिस्टेंस प्लस ये वाला डिस्टेंस, यानी टोटल डिस्टेंस तो 2d हो गया, डिवाइड बाय ये डिस्टेंस निकालने के लिए उसको टाइम कितना लगा, लेट्स से t1 प्लस t2, यानी a से b तक जाने के लिए टाइम लगा t1 और b से c तक जाने के लिए टाइम लगा t2। ठीक है, अब इनमें से अभी तक कोई ऑप्शन मैच नहीं हो रहा क्योंकि जो ऑप्शंस दे रखे हैं वो V1 V2 की टर्म में दे रखे हैं। तो इसका मतलब अब मुझे t1 और t2 को रिप्लेस करना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ V1 एंड V2। तो कर लेते हैं, इस फॉर्मूले को एक बार साइड पे रखते हैं। यहां से आप देखिए t1 का वैल्यू निकालिए, तो t1 का वैल्यू आ जाएगा इस वाली जर्नी के लिए, ए से लेके बी के लिए, ए से लेके बी के लिए t1 का वैल्यू आ जाएगा d अपॉन V1, और t2 का वैल्यू आ जाएगा d अपॉन V2। ये जो t1 और t2 का वैल्यू आया है डायग्राम से, उसको इस फॉर्मूले में पुट कर दीजिए, तो V एवरेज आ जाएगी आपके पास 2d डिवाइड बाय, यहां से देखिए t1 का वैल्यू पुट करेंगे तो d अपॉन V1, प्लस t2 का वैल्यू पुट करेंगे तो d अपॉन V2। इसको नेक्स्ट स्लाइड पे सॉल्व करते हैं, यहां तक देख लीजिए एक बार, यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। वैसे टोटल डिस्टेंस उसने d प्लस d दैट इज 2d, और नीचे टोटल टाइम t1 प्लस t2। तो t1 को मैंने a से b जर्नी के लिए निकाल लिया इन टर्म्स ऑफ V1, t2 को भी मैंने b से लेके c तक की जर्नी के लिए निकाल लिया इन टर्म्स ऑफ V2। ठीक है, अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, इसको थोड़ा सा और लिखते हैं। V एवरेज इज इक्वल टू 2d। अब नीचे देखिए डिनोमिनेटर में से d कॉमन निकाल लेंगे तो अंदर बचेगा 1 अपॉन V1 प्लस 1 अपॉन V2। d से d को कट कर सकते हैं, तो आपके पास बचा 2 अपॉन
1/v1 प्लस 1/v2। ये जो नीचे v1 और v2 अलग अलग दिख रहे हैं, इनका एलसीएम ले लेते हैं, तो आपके पास बन जाएगा 2/v1 v2 एलसीएम आ गया, और यहाँ आ जाएगा v2 प्लस v1, और ये जो v1 v2 नीचे दिख रहा है ये ऊपर चला जाएगा, तो आपके पास v एवरेज आ जाएगा 2v1 v2 डिवाइड बाय v1 प्लस v2। ठीक है, तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन बन रहा है यहाँ से। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, बट बेसिक चीजें याद रखनी है। एवरेज स्पीड का मतलब टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम करना होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2 में, अ बॉडी ट्रेवल्स फ्रॉम ए टू बी विद वेलोसिटी v1। अच्छा, एक बॉडी है जो a से b गई है विद वेलोसिटी v1 एंड b टू a विद वेलोसिटी v2। द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज, तो अभी हमने एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला पढ़ा था, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टोटल टाइम, यानी जितना भी टाइम लगा उसको, टाइम टेकन। अब ध्यान से देखो, कोई ऑब्जेक्ट ने अपना जर्नी स्टार्ट किया ए से, गया बी पॉइंट पे विद स्पीड v1, मान लो इन टाइम t1, फिर बी से वापस ए पे आ गया, कोई भी रास्ता लिया उस बात से फर्क नहीं पड़ता, बी से वापस ए पे आ गया। ठीक है, तो उसका जाने वाला जो डिस्प्लेसमेंट था और आने वाला जो डिस्प्लेसमेंट था, वो तो जाने वाला पॉजिटिव था, आने वाला नेगेटिव नेगेटिव था, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया उसका, ए से वापस जब वो ए पॉइंट पे आ गया, जब कोई ऑब्जेक्ट जहां से अपनी जर्नी स्टार्ट करे वहीं पे वापस आ जाए तो उसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, जीरो। अब मतलब उसका टोटल डिस्प्लेसमेंट जीरो है। अगर न्यूमरेटर में टोटल डिस्प्लेसमेंट को जीरो करोगे तो एवरेज वेलोसिटी जीरो आ जाएगी, तो हम बोलेंगे इसका एवरेज वेलोसिटी क्या है, जीरो। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो इसलिए वेलोसिटी के क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम आपको बहुत ध्यान से सॉल्व करना पड़ता है। ये देखना पड़ता है कि ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव है, पॉजिटिव है, जीरो है। अगर जीरो है तो एवरेज वेलोसिटी जीरो होगा। ठीक है, इसके अलावा चाहे क्वेश्चन के अंदर कोई भी डिटेल प्रोवाइडेड रहे। ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। इस क्वेश्चन में क्या बोला गया, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस इज गिवन बाय। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट दे रखी है पार्टिकल की, एक्स एक्सिस के लॉन्ग मूव कर रहा है, और डिस्प्लेसमेंट के लिए एक इक्वेशन दे रखा है। इस इक्वेशन को देखिए, एक्स जो है टाइम पे डिपेंड कर रहा है ना, जैसे जैसे टाइम चेंज होगा वैसे वैसे एक्स चेंज होगा। ठीक है, और आगे क्या बोल रखा है, पहले पार्ट में पूछ रखा है कैलकुलेट द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 2 सेकंड। अभी मैंने डिस्कशन में भी ये चीज आपको बोली थी कि आपसे हमेशा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के एक इंस्टेंट पे पूछी जाती है, और यहाँ पे देखिए क्वेश्चन के अंदर सिर्फ एक इंस्टेंट पे पूछ रखी है ना। फिर अगले क्वेश्चन में पूछा द एवरेज वेलोसिटी बिटवीन t इज इक्वल टू 2 सेकंड एंड t इज इक्वल टू 3 सेकंड। तो पहला पार्ट पहले अटेम्प्ट करते हैं, पार्ट ए अटेम्प्ट करते हैं। पार्ट ए के लिए लिखते हैं x जो दे रखा है हमें, x दे रखा है हमें 18t प्लस 5t स्क्वेयर। ठीक है, तो जैसा अभी बताया था कि जैसे ही आप पोजीशन का पहला डेरिवेटिव लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो आपके पास आ जाती है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, दोनों साइड विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिफरेंशिएट कर देता हूँ, तो मेरे पास आ जाएगा dx बाई dt। क्या आ जाएगा, इसका डेरिवेटिव करोगे तो 18 प्लस इसका डेरिवेटिव करोगे तो 10t, पावर आगे आ जाती है और एक पावर कम हो जाती है, तो कितना हो जाएगा, पावर डिक्रीज हो जाती बाय 1 यूनिट, तो इसका मतलब कितना हो गया 10t, और ये चीज आ जाएगी मेरे पास इंस्टेंटेनियस स्पीड दैट इज 18 प्लस 10t। ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आ गई। ठीक है, अब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी किस इंस्टेंट पे पूछी है, 2 सेकंड पे, तो जहां जहां t आ रहा है वहां पे 2 पुट कर दीजिए, तो आपके पास आ जाएगा 18 प्लस 10 इंटू 2, दैट इज 38 है ना। इसका मतलब v का वैल्यू आ गया एट t इज इक्वल टू 2 सेकंड पे आ जाएगा 38 मीटर पर सेकंड। ठीक है, एट 2 सेकंड हमें पता चल गया कितना है। नेक्स्ट पार्ट बी में बोला है एवरेज वेलोसिटी बिटवीन t इज इक्वल टू 2 सेकंड एंड t इज इक्वल टू 3 सेकंड। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी के बारे में जानना चाह रहा है कि एवरेज वेलोसिटी कितना है। तो अभी मैंने आपको बताया था कि एवरेज वेलोसिटी के लिए आपको एक ही बात याद रखनी है मेरी, एवरेज वेलोसिटी के लिए टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टोटल टाइम करना है, और टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए उसने डिस्प्लेसमेंट के बारे में दे रखा है कि डिस्प्लेसमेंट टाइम के साथ कैसे वेरी कर रही है। टोटल डिस्प्लेसमेंट जानना चाहते हो तो पहले ये पता कर लो कि t इज इक्वल टू 2 सेकंड में पार्टिकल कहाँ है, फिर ये पता कर लो पार्टिकल t इज इक्वल टू 3 सेकंड पे कहाँ है, यानी आपको उसका फाइनल पोजीशन भी पता चल गया, आपको उसका इनिशियल पोजीशन भी पता चल गया। फाइनल माइनस इनिशियल करोगे तो आपको टोटल डिस्प्लेसमेंट पता चल जाएगा। ठीक है, तो पार्ट बी करते हैं इसका। पार्ट बी के अंदर हमें पता x इज इक्वल टू 18t प्लस
5t² है ना, ये इक्वेशन दे रखा है। हम ऐसा करते हैं, हमें एवरेज वेलोसिटी निकालना है ना, तो उसके लिए टोटल डिस्प्लेसमेंट चाहिए। टोटल डिस्प्लेसमेंट कैसे पता चलेगा? पता तो चले कि पार्टिकल t इज इक्वल टू 2 सेकंड पे कहाँ था और पार्टिकल 3 सेकंड पे कहाँ था ना। तो वो पता करने के लिए क्या करते हैं, t का वैल्यू पहले पुट कर देते हैं 2 सेकंड, x एट t 2 सेकंड क्या आ जाएगा, 18 इंटू 2 प्लस 5 इंटू 2 का स्क्वायर, यानी आपको ये पता चल गया। इसको x1 लिख देता हूँ फॉर द मोमेंट, ठीक है, यानी इनिशियल पोजीशन है। ये आ जाएगा 36 प्लस ये आ जाएगा 20 ना। तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 56 मीटर, यानी कि t इज इक्वल टू 2 सेकंड पे पार्टिकल है x एक्सिस के ऊपर 56 मीटर पे। फिर पता करते हैं पार्टिकल t इज इक्वल टू 3 सेकंड पे कहाँ है। ये पता करने के लिए इसी इक्वेशन के अंदर जहां जहां आपको t दिख रहा है वहां वहां 3 पुट कर दीजिए, प्लस 5 इंटू टी का वैल्यूज यहाँ पुट कर दीजिए 3 का स्क्वायर पुट करने तो 9 हो जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा 54 प्लस 9 इंटू 5 दैट इज 45, तो हमारे पास आ गया 99 मीटर। तो मुझे ये पता चल गया कि पार्टिकल t इज इक्वल टू 2 सेकंड पे कहाँ है और पार्टिकल t इज इक्वल टू 3 सेकंड पे कहाँ है। ओके, और डिस्प्लेसमेंट जानना चाहते हैं हम उसका, तो डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, यानी टोटल डिस्प्लेसमेंट जो हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा उसका फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, मतलब x2 माइनस x1, दैट मीन्स 99 माइनस 56, ठीक है। और यहां से अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 43 मीटर, ठीक है, यानी उसका जो टोटल डिस्प्लेसमेंट हुआ है दैट इज 43 मीटर। कितना टाइम लगा इस डिस्प्लेसमेंट के लिए? 1 सेकंड, क्योंकि 2 से लेके 3 मतलब 1 सेकंड लगा। अब बड़ा इजीली हम उसका एवरेज वेलोसिटी लिख सकते हैं, तो उसका एवरेज वेलोसिटी आ जाएगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट हुआ है 43 मीटर और इसके लिए टाइम लगा है 1 सेकंड, तो एवरेज वेलोसिटी हो गया 43 मीटर पर सेकंड, ठीक है। ठीक? तो इस तरीके से ये जो एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड के क्वेश्चन है या इंस्टेंटेनियस स्पीड के क्वेश्चन है, इनको ऐसे प्रोसीड किया जाता है। चलिए देखते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये एवरेज एक्सेलरेशन का क्वेश्चन है, देखते हैं क्या कह रहा है। इसमें कह रहा है द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज गिवन बाय द इक्वेशन दिस। अच्छा, इसमें पार्टिकल का वेलोसिटी दे रखा है, टाइम के साथ कैसे वेरी कर रहा है ना। और बोला क्या है, फाइंड द एवरेज एक्सेलरेशन ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल t1 2 सेकंड और t2 का वैल्यू दे रखा है 4 सेकंड। एवरेज बोलेगा तो हमेशा एक टाइम इंटरवल देगा, एक इनिशियल टाइम देगा, एक फाइनल टाइम देगा, ठीक है। और जैसा अभी बताया था कि एवरेज वेलोसिटी सॉरी एवरेज एक्सेलरेशन निकालने के लिए आपको टोटल चेंज इन वेलोसिटी पता होना चाहिए, सिंपली चेंज इन वेलोसिटी पता होना चाहिए। चेंज का मतलब है आपको फाइनल पता होनी चाहिए और इनिशियल पता होनी चाहिए। अब टाइम इंटरवल को देखो, हम पता कर लेते हैं कि पार्टिकल का वेलोसिटी t1 पे कितना था और ये पता कर लेते हैं कि पार्टिकल का वेलोसिटी t2 पे कितना था। और उसके लिए क्या करना है, ये जो t1 का वैल्यू ऊपर पुट कर दीजिए वेलोसिटी वाले एक्सप्रेशन में। तो पार्ट ए करते हैं इसका, आपको वेलोसिटी दे रखी है एज अ फंक्शन ऑफ टाइम 2t² प्लस 5, ठीक है। अब इसमें पुट कर दीजिए t1 का वैल्यू 2 सेकंड, तो हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी आ जाएगी, लेट्स से उसको vi बोल देता हूं, वो आ जाएगी t2 इंटू टी का स्क्वायर यानी कि 4 प्लस 5, तो आपके पास आ जाएगा 2 इंटू 4 8 प्लस 5 13 मीटर पर सेकंड, ठीक है। आपको ये पता चल गया कि पार्टिकल का t1 पे वेलोसिटी कितना है। t1 का वैल्यू यहाँ पे 2 सेकंड पुट किया, 4 इंटू 2 8 प्लस 13 मीटर पर सेकंड। सिमिलरली अब ये पता कर लेते हैं कि पार्टिकल का वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 4 सेकंड कितना है, ठीक है। तो वो आ जाएगा मेरे पास 2 इंटू जहां पे t है वहां पे 4 पुट करना है, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 प्लस 5 एज इट इज, ठीक है। तो ये हो जाएगा 32 प्लस 5 दैट इज 37 मीटर पर सेकंड, ठीक है। पार्टिकल का वेलोसिटी इनिशियल भी पता चल गया, पार्टिकल का फाइनल वेलोसिटी भी पता चल गया, ठीक है। और इन ये सब करने के लिए टाइम कितना लगा, t2 माइनस t1 मतलब 2 सेकंड लगे हैं। टोटल कितना टाइम लगा, 2 सेकंड। वो t2 का वैल्यू है 4 सेकंड, t1 का वैल्यू है 2 सेकंड, तो टोटल टाइम कितना लगा, 2 सेकंड। तो यहाँ से मैं उसका एवरेज एक्सेलरेशन लिख सकता हूँ। एवरेज एक्सेलरेशन हो जाएगा v फाइनल माइनस v इनिशियल डिवाइड बाय t2 माइनस t1। v फाइनल आया है 37, ये आया है 13, नीचे टाइम कितना लगा, 2 सेकंड, है ना। 4 माइनस 2 दैट इज 2 सेकंड। ये देख लेते हैं सब्ट्रैक्ट करके कितना आ रहा है हमारे पास, दैट इज 4, 7 माइनस 3 4 एंड 3 माइनस 1 दैट इज 2 डिवाइड बाय 2, इससे कट के आंसर आ गया 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि हम एवरेज एक्सेलरेशन फाइंड कर रहे हैं तो आंसर आ गया 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। ये पार्ट ए हो गया। सेकंड पार्ट में देखिए क्या बोला उसने, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन एट t इज इक्वल टू 4 सेकंड, ठीक है। 4 सेकंड पे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन पूछी है। और अभी मैंने पीछे डिस्कशन में बताया था कि जो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन ए होती है दैट इज फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ द वेलोसिटी,
ठीक है? तो फर्स्ट डेरिवेटिव कर देते हैं वेलोसिटी का, d/dt ऑफ वेलोसिटी अभी हमने लिखी थी, जो दे रखी है एक्चुअली क्वेश्चन में 2t² + 5 को लिखते हैं, तो ये आ जाएगी 2t² + 5। अब ये जो डेरिवेटिव ऑपरेटर है ये डिस्ट्रीब्यूटिव ऑपरेटर है, ये 2t² पे अलग से लग जाएगा, 5 पे अलग से लग जाएगा। तो हमारे पास a आ जाएगा, जब डेरिवेटिव करेंगे 2t² का तो वो आ जाएगा 4t, प्लस 5 का डेरिवेटिव करोगे वो कांस्टेंट है, वो तो टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा, तो इसलिए उसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 0। तो आपके पास एक्सेलरेशन आ गई 4t, यानी एक्सेलरेशन भी टाइम पे डिपेंड कर रही है, मतलब ये एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है। अब ये पता कर लीजिए कि ये किस टाइम पे पूछी हुई है, 4 सेकंड पे पूछी है, तो 4 सेकंड पे यहाँ पे t का वैल्यू पुट कर दीजिए, 4 × 4 दैट इज 16। इसका मतलब एक्सेलरेशन का वैल्यू है 16 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो ये इंस्टेंटेनियस का वैल्यू हो गया। और अभी हमने पीछे निकाला था एवरेज, एवरेज इज 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो आपसे जो एवरेज के और इंस्टेंटेनियस के क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो यूजुअली ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर एग्जाम के कुछ पीवाईक्यू भी हम लोग आने वाली क्लासेस में देखेंगे, वहां पे भी मैं आपको बार बार इस चीज को एम्फेसाइज करूंगा कि आपको एवरेज कैसे निकालनी है, इंस्टेंटेनियस कैसे निकालनी है। एक और चीज़ आप मेरी माइंड में रखिए कि आपको एवरेज या इंस्टेंटेनियस या कितना डिस्टेंस निकाला, इसके लिए आपके बेसिक मैथमेटिक्स है, जैसे इंटीग्रेशन है, डिफरेंशिएशन है, और डिफरेंशिएशन में भी ट्रिग्नोमेट्रिक का कैसे लेते हैं, अलजेब्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, और इंटीग्रेशन में भी कि डेफिनेट इंटीग्रेशन कैसे सॉल्व करते हैं, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन कैसे सॉल्व करते हैं। वो आपका बेसिक जरूर अच्छा होना चाहिए, तभी आप काइनेमेटिक्स के कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन कर पाएंगे। खास करके जेई के जो क्वेश्चन होते हैं उनमें आपको इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। हालांकि नीट के क्वेश्चंस में भी पड़ती है, लेकिन नीट के क्वेश्चन में डेरिवेटिव से यूजुअली काम चल जाता है, पर आपने पढ़ना जरूर है, इंटीग्रेशन भी पढ़ना है, डेरिवेटिव भी पढ़ना है। ठीक है, तो वो बेसिक जरूर आपने अच्छे कर लेने हैं, सो दैट कि इनके क्वेश्चंस में आपको कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। कोशिश करेंगे नेक्स्ट क्लास में जितना अभी तक हमारा हो गया 2 दिन के अंदर, इन 2 दिन के अंदर जो भी हुआ है इस पे कुछ पीवाईक्यू किए जाएं, जो भी नीट में या जेई में पूछे जा चुके हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट जो हम लोग स्टार्ट करेंगे दैट इज काइनेमेटिक्स इक्वेशन ऑफ मोशन, है ना, उनको स्टार्ट करेंगे। और उसके बाद ग्राफ वाला पोर्शन करने के बाद ये चैप्टर ओवर हो जाएगा। ये चैप्टर कोई ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, ठीक है, लेकिन नेक्स्ट हो सकता है 1 क्लास और हो सकता है 2 क्लास में सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस पे ही लगाऊं जो अभी हमने पढ़ा है, इसी के ऊपर क्वेश्चन जो पूछे जा चुके हैं प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में, जैसे कि नीट में या फिर जेई में। ठीक है, क्लास को यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।